तो बच्चों ये जो वीडियो है ये मेरा लाइव जूम में भी चल रहा है क्लास और यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी चल रहा है। तो स्वागत है आप लोग अभ्यास ट्यूटोरियल में। और हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्गेंट प्लेन। जैसे आप लोग ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने 2D प्लेन के बारे में डिस्कस किया था। 2D प्लेन का मतलब हो गया बच्चों कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। 2 डायमेंशनल या 2D प्लेन की जगह 2D सिस्टम कर देता हूं मैं। 2D सिस्टम के बारे में एनालिसिस किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि 2 डायरेक्शन में हम लोग ने बात की थी। अभी क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, जैसे अगर 2,3 कोई नंबर है तो आप इस एक्सिस पे कहां बनाओगे, एक्स पर जाओगे 2 1 2 और वाई में जाएंगे 1 2 3, यानी यहां कहीं ये 2,3 बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरीके से दिखाया जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो बच्चों हम लोग प्लेन यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्गेंट प्लेन, ARGANT, आर्गेंट प्लेन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो बच्चों एक एक्स एक्सिस की तरह जो एक्सिस होगी उसका नाम होगा रियल एक्सिस, और एक वाई एक्सिस की तरह जो एक्सिस होगी इसका नाम होगा इमेजिनरी एक्सिस। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों 2 + 3i, तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल एक्सिस पर 2 चलना है, +2 चलना है, और इमेजिनरी एक्सिस पर +3 चलना है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रियल एक्सिस पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो फिर इस हिसाब से रियल एक्सिस पे चलना है 2, यानी कि यहां तक जाएंगे, और फिर इमेजिनरी एक्सिस पे चलना है +3, -3 होता तो नीचे जाता, +3 है तो 1 2 3 यहां आएंगे, यानी ये पॉइंट हो गया ये वाला 2 + 3i। इतनी बात समझ में आया आपको? नहीं, आई से नहीं मतलब है, आई से मतलब है कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाना है और रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर दिखाना है। ठीक है, अगर ध्यान दें हम लोग तो हमने इस डायरेक्शन में 2 चला है, और ध्यान दें तो इस डायरेक्शन में हम लोग ने कितना चला है, हम लोग ने 3 चला है। ठीक है बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुमको। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो तुम लोग बताओगे कि सर ओरिजिन से पहले राइट चलिएगा 2 यूनिट और फिर ऊपर यानी अप चलिएगा 3 यूनिट, आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। जैसे आजकल पार्सल आता है ना अमेजोन वगैरह से, तो वो आपसे पूछता है कि कहाँ है आपका एड्रेस, तो मैंने पूछा इसका एड्रेस क्या है, तो जैसे उसको फोन पे समझाते हैं ना कि इधर राइट आना फिर लेफ्ट आना, मुझे समझाओ, तो ये ओरिजिन और यहां पर मुझे वो पार्सल देना है, तो इसका एड्रेस कैसे समझाओगे कि भाई पहले राइट आइएगा ओरिजिन से 2 और फिर अपवर्ड चले जाइएगा 3, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों को? समीक्षा, ओम, ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो उस पर्टिकुलर अमेजोन पार्सल देने वाला जो लड़का है उसको एक और तरीके से एड्रेस बता सकता हूं। देखो क्या तरीका है, क्यों ना मैं डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं, और ये डिस्टेंस में कैसे निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, √13, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, √13। तो अब अचिंत्य ये कहेगा, अचिंत्य शॉर्टकट लगाएगा कि भैया ऐसा है कि आप ओरिजिन से सीधे √13 डिस्टेंस आ जाओ, मेरा घर आ जाएगा। मेरा घर यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन बड़ी समस्या है कि जब अचिंत्य ने उसको बताया कि भाई आपको √13 आना है, तो अब वो परेशान है कि √13 कितने एंगल पर आना है। ठीक, तो इसका मतलब ये एंगल भी पता होना जरूरी है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो पहला तरीका यह है कि ऐसे 2 और ऐसे 3 जाके पहुंच जाए, या दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट √13 ले, लेकिन ये एंगल पता होना चाहिए ही चाहिए, ये एंगल पता होना ही चाहिए। इस एंगल अल्फा को अगर मैं निकालना चाहूं तो tan अल्फा बराबर बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/2। और थोड़ा सा फॉर्मूले की तरह लिखना चाहूं तो 3 क्या था बच्चों, इमेजिनरी पार्ट,
और 2 क्या था बच्चों, रियल पार्ट, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। इतना आपको मेरी बात समझ में आई। मान लेते हैं ये अल्फा की वैल्यू, मान लेते हैं ये अल्फा की वैल्यू सपोज जो है वो 25 डिग्री आ गई, मान लिया मैंने। तो अब अचिंत ये बताएगा कि भैया √13 आना, लेकिन 25 डिग्री के एंगल पे चल के √13 आना। तो अब इसके एड्रेस को बताने का एक और तरीका हो गया, और वो क्या तरीका हो गया कि ये डिस्टेंस बता दें हम लोग, और साथ साथ उसके साथ ये वाला एंगल बता दें। और ये एंगल हमेशा किससे बताया जाएगा, हमेशा एक्स एक्सिस से बताया जाएगा। अगर ये एंगल आपका प्लस है, अगर ये एंगल आपका प्लस है तो इसका मतलब इस एक्सिस से ऊपर की तरफ आना है, और अगर माइनस है तो इसका मतलब इस एक्सिस से नीचे की तरफ आना है। इसका सिंपल मतलब ये होता है। अब आप देखो मेरी बात, इसको जो ये √13 मैंने निकाला है इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसको, आर। और ये जो एंगल मैंने निकाला है यहां पर, अभी जो 25 डिग्री निकाला था एक, इसको बोलते हैं थीटा। यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के दो तरीके हो गए। एक हो गया हमारा कि ऐसे 2 और ऐसे 3 जाए तो पहुंच जाएंगे, और दूसरा तरीका ये है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। इसको बच्चों नोट करिए जल्दी। तो बच्चों यहां से हमें यह समझ में आ गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो जैसे 2 + 3i लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास 2, 3। कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 3। तो एक तो ये तरीका है, और एक तरीका होता है कि हम ये डिस्टेंस निकालें जिसको हम बोलते हैं r, और ये एंगल निकालें। यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है, इस एंगल का नाम मैंने यहाँ थीटा दिया। अभी बता दूंगा क्या फर्क है। पहले क्वाड्रेंट, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा दोनों सेम होते हैं, तो कब अलग होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। चलो अब मैं आपको एक्चुअली जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा था वो टॉपिक हमारा आज का है। अच्छा एक बात उससे पहले, और इसको कहते क्या है, ये जो टेन अल्फा वाली चीज़ आप निकाल लो ना ये सब करके, इसको कहते क्या है हम लोग, इसको कहते हैं, ये जो आप टेन अल्फा करके निकाल लो, ये जो थीटा निकाल रहे हैं इसको क्या कहते हैं, तो बच्चों इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे निकाला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को डिवाइड करके, आर्ग्यूमेंट। और इसी का एक और नाम भी है बच्चों, इसका एक और नाम है एम्पलीट्यूड। क्या नाम है, एम्पलीट्यूड। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, इसका आर्ग्यूमेंट निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, बहुत ध्यान से देखना। टेन अल्फा बराबर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों हमारा, i का कोफिशिएंट, जो i के साथ लिखा है। i के साथ क्या लिखा है 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या लिखा होता है 1। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया 1, और रियल पार्ट कितना है वो भी 1। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/1, यानी टेन अल्फा बराबर 1। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 10 में 1 वैल्यू कब होती है, 10 45 की होती है। तो ये बच्चों निकाल लिया हम लोग ने आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो ऐसे निकाला जाएगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी। एक आपसे पूछा जाएगा आर अभी बताता हूं मैं कैसे निकालेंगे, और मैंने आपको अल्फा निकालना ये वाला सिखा दिया। अगर इसी का कहा जाता है कि इसका आर निकालिए, तो एक्चुअली आर जो होता है वो बच्चों होता है ये मॉड जेड। मॉड जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड। हाँ, मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका। तो अगर इस केस में मॉड जेड की हम लोग बात करें, आर यानी कि मॉड जेड की बात करें, तो बच्चों ये क्या होगा, रियल पार्ट कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, वो भी हमारे पास कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, आर की वैल्यू यहां पर आ गई √2। ये समझ में आई बात। तो तुम्हें अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें बार बार घुमा फिरा के तुमसे आर और थीटा की वैल्यू पूछेगा, आर और थीटा की वैल्यू। तो अभी तो मैं बार बार अल्फा निकाल रहा हूं, तुम कहोगे सर निकालते हैं अल्फा और पूछ रहे हैं कि थीटा निकालो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा बराबर होता है। अभी मैं फर्क बताता हूं दोनों में और क्या फर्क हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं जरा ये आर्गुमेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से चक्कर क्या है, मतलब क्या है इस बात का।
देखो बहुत ध्यान से देखना, हाँ बहुत ध्यान से देखना। आर्ग्यूमेंट जो है ना, यानी कि थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा है बच्चों, अल्फा नहीं है, ये ध्यान रखना जरा। आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा, थीटा जो होगा हमेशा वो -π से पाई के बीच की वैल्यू लिखी जाएगी। इसका क्या मतलब है वो मैं अभी तुम लोगों को बताता हूं, लेकिन थीटा जो होगा वो हमेशा -π से पाई के बीच की वैल्यू लिखी जाएगी। अब इसका मतलब समझते हैं जरा। आप लोग कुछ स्टेप फॉलो करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा कि tan अल्फा लगाइएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाइएगा इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और मैंने यहाँ मॉडुलस लगा दिया है। मॉडुलस लगाने का मतलब समझते हो, यानी अगर कोई चीज निगेटिव हुई तो उसको भी काहे के साथ रखेंगे, पॉजिटिव के साथ रखेंगे। बहुत ध्यान से देखना। सेकंड स्टेप ये करना, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ द CN, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैं सिखाऊंगा दोनों चीजें कि करेंगे कैसे इसको हम लोग। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, पहला एग्जांपल मैंने लिया जो मैंने अभी डिस्कस किया था 1 + i, ये लिया मैंने। तो सबसे पहला क्या काम करोगे, पहले तो मॉडुलस उसने पूछा है ना, तो एक काम करो, इसको स्टेप सेकंड कर देते हैं, इसको स्टेप थर्ड कर देते हैं, और पहला स्टेप हम लोग क्या कर देते हैं, फाइंड मॉड z। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद फोर्थ वाला अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पता करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मॉड z निकालते हैं। तो मॉड z बराबर क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो मॉड z बराबर आ गया √2। ठीक है बच्चों। फिर सेकंड स्टेप क्या, हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए ना इसका, तो आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या होगा। तो tan अल्फा बराबर आए, और tan अल्फा बराबर हो जाएगा इमेजिनरी का मॉड अपॉन रियल का मॉड, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/1 अल्फा बराबर 45 डिग्री। लेकिन बच्चों ये आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट को हम लोग हमेशा लिखते हैं थीटा से। तो थीटा क्या होता है, अब मैं बताता हूं तुम्हें कि थीटा क्या होता है। अल्फा तो तुमने निकाल लिया, थीटा क्या होता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं हम लोग, 1 + i है ना ये, इसका मतलब 1, 1 है ये, तो इधर हम लोग 1 गए और इधर हम लोग 1 गए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 + i। इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया। अब ये जो पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस है ना, इससे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, यानी उसको कहते हैं थीटा। अब ये एंगल निकलेगा कैसे, तो बच्चों जरा देखो, अभी तो आपने निकाला है ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, tan थीटा लगाओगे तो 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, 1/1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि थीटा बराबर कितना आएगा, वही 45 डिग्री जैसे हम लोग ने निकाला है। तो अगर कोई नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा बराबर अल्फा होता है। कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई इतनी बात। थीटा क्या है और अल्फा क्या है, फर्क समझो। अभी तो मैंने अल्फा ये बना लिया कि मैंने भैया ये एंगल निकालना था, मैंने निकाल लिया अल्फा, लेकिन अल्फा आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है बच्चों एक्स एक्सिस से ये जो रेड वाली लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो एक्चुअली यहां पर थीटा और अल्फा दोनों ही सेम हो गए, इसलिए थीटा बराबर अल्फा हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कब अलग अलग हो जाता है इसका भी मतलब समझ लेते हैं भाई जरा। सपोज मैंने एक और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया मैंने सेकंड वाला, और मैंने कहा आपसे -1 + i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दे दिया, और मैंने कहा इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालिए। तो इसी स्टेप के साथ आप बढ़ते जाइए। सबसे पहले चलिए करिए, अपने आप करिए। चलो देखते हैं -1 + i। तो पहले चलो एक काम करो, इसको बना लो, ये कहाँ होगा इसमें। तो x में -1 यानी इधर आ गए, और y में +1 क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है यानी यहाँ ये हो गया पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये -1 + i।
अब जानते हो ये जो दो चीजें पूछी जाती है, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मतलब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों कि वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। इसको मिटा दे रहा हूं जरा, ये अभी हम लोग ने सीख लिया था कि वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये हुआ आर्ग्यूमेंट, ये चाहिए हमें। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है? 1 है। ये क्या है बच्चों? ये भी 1 है, तो ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं हम लोग r की वैल्यू या मॉड z की वैल्यू। तो वो क्या होता है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ गया? √2 आ गया। तो ये आ गया r यानी √2। r का मतलब होता है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। आप पूछ रहा है ये वाला थीटा एंगल। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है x की पॉजिटिव डायरेक्शन से मॉडुलस z वाली लाइन का एंगल। कौन सी लाइन का एंगल? मॉडुलस z वाली लाइन का एंगल। तो अब जरा ये एंगल बच्चों मुझे निकालना है, तो ये तो निकालना मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्यों ना मैं ये एंगल निकाल लूं पहले। इसको मैंने अल्फा लिख दिया, मैंने कहा ना इसके बाद तुम tan अल्फा निकाल लेना। तो अब tan अल्फा अगर तुम निकालोगे तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट यानी 1 और मॉड ऑफ रियल पार्ट यानी वो कितना आ जाएगा? 1/1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है आपको अल्फा निकालते समय। तो यहां से tan अल्फा बराबर 1 यानी अल्फा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब मुझे बताओ बहुत सोच करके, अगर ये वाला एंगल बच्चों 45 है तो ये कितना बचा? हाँ, क्योंकि हमने ये वाला एंगल निकाला ना अभी 45, जिसको हमने अल्फा कहा है, और हमें ये नहीं चाहिए, ये तो मैंने निकाला है केवल, मुझे तो ये चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 45 यानी कि 135। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? पाई माइनस अल्फा। चेक कर लो, अल्फा निकाला मैंने और पाई में से माइनस कर दिया, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाता है? पाई माइनस अल्फा। कब? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई डाउट तो नहीं इसमें बच्चों? तो अब तुम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मॉड z अल्फा और ये निकालना सीख गए कि आर्गुमेंट कैसे लिखना है हम लोगों को। इसको देख लो बहुत अच्छे से एक बार। चलिए, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की तो बात हो गई, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो मेरा थर्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन यही है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट -1 माइनस i√3 या -√3i भी बोल सकता हूं, ये है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये चेक कर लो ये किस क्वाड्रेंट में है। तो दोनों ही माइनस है ना, तो इसका मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो x में कितना? -1, तो x में आ गया -1, यहां कहीं आ गया सपोज, और y में -√3, तो यहां कहीं आ गया, मान लेते हैं -√3 यहां है। तो ये हो गया ये वाला पॉइंट, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा? -1 माइनस i√3, ये हुआ। अब बच्चों ये जो सबसे पहले पूछा था ना मॉड z, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। अभी तक तो, कल तक तो तुम लोग केवल ये करते थे, जैसे अगर कहीं लिखा है 3 + 4i और सर ने कहा मॉड z निकालो, तो तुम तुरंत 3² + 4² करते थे और 5 आंसर बता देते थे सर। लेकिन ये 5 दिखने में क्या होता था? तो बच्चों ये दिखने में होता था ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। कैसे निकलेगी? पाइथागोरस लगा के चलो। इसको r भी बोलते हैं, मॉड z भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप है मॉड z निकालना, या मॉड z को हम लोग r भी कह देते हैं, यानी कि r निकालना। तो मॉड z कैसे निकलेगा? वही रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना हो गया? मॉड z इज इक्वल टू √1 + 3 यानी कि √4। तो मॉड z बराबर कितना हो गया बच्चों? √4 कितना होता है? 2 या +-2? बात तो, जवाब तुम्हारा सही कि +-2 होता है, लेकिन माइनस वाला यहां नहीं लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है। मॉड z क्या होता है? डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा मॉड z को पॉजिटिव वाला आंसर यानी 2 लिखेंगे। यानी बच्चों r की वैल्यू आ गई, r या मॉड z एक ही बात है, यानी बच्चों r की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 आ गई। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है? tan अल्फा निकालना। तो चलो tan अल्फा निकाल के रख लो अपना। tan अल्फा कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं।
तो टेन अल्फा निकालने का क्या तरीका है भाई, मॉड के अंदर इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, अचिंता बताओ इमेजिनरी पार्ट कितना है, -√3 और रियल पार्ट क्या है इसका, हाँ तो हमेशा यहां पर निगेटिव साइन नहीं लिखे जाएंगे, ऐसी मॉड में लिखोगे तो मॉड के अंदर माइनस होता है तो माइनस खत्म हो जाता है। तो बच्चों क्या बच गया, ये बच गया टेन अल्फा इज इक्वल टू √3 + 1 और टेन अल्फा बराबर √3 तो अल्फा बराबर क्या हुआ 60 डिग्री और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 यानी आ गया π/3 अल्फा आया। हमें अल्फा नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, और थीटा क्या होता है, थीटा कहां से कहां का एंगल होता है बताओ जल्दी, थीटा कहां से कहां का एंगल होता है। हाँ अब मेरी बात समझना बच्चों, मैंने आर निकाल लिया है, अब मुझे थीटा चाहिए। तो एक बात ध्यान देना कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा ऐसे नापेंगे, और अगर थर्ड या फोर्थ में है तो अब थीटा ऐसे नापेगा, समझ गए, अपोजिट उल्टा नापे, नीचे हो गया तो नीचे नापेंगे, ऊपर था तो ऊपर से नापेंगे, इस तरह से नापा जाता है थीटा। क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो -π से π है, -π का मतलब क्या हो गया, पाई मतलब 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है कि नहीं है, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में है इसलिए -π बोलते हैं इसको, और ये सीधे डायरेक्शन में इसलिए इसको पाई बोलते हैं। चलो मेरी बात समझ लो, सिंपल भाषा में क्या करना है, अगर ऊपर आ जाए तो ऊपर से थीटा नापना है, नीचे आ जाए तो नीचे से थीटा नापना है। अब तुमने अभी ये वाला एंगल निकाला है ना, यही तो निकाला है तुमने, ये जो r = 2 है इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका r = आया 2। तुमने ये वाला एंगल निकाला है ना, कैसे निकाला बच्चों, तुमने ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों √3 और ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों 1 है ना, तो इसमें तुमने टेन अल्फा लगाया और √3/1 किया, वही तो लिखा है। तो वो काम एक्चुअली यहां से हो रहा है जो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे हो, वो काम यहां से हो रहा है। तो ये एंगल तुमने कितना निकाला बच्चों अल्फा, तुमने ये एंगल जो निकाला है अल्फा, ये कितना निकाला 60 या π/3, तो बच्चों ये कितना बचा 120। वेरी गुड, कैसे निकाला, 180 में से ये π/3 माइनस कर दिया है ना, यानी ये एंगल थीटा बराबर कितना आ गया, सही है, बिल्कुल सही। बस इसमें एक कमी है, अभी एक कमी है, जब हम लोग थीटा को ऐसे नापते हैं एंटी क्लॉकवाइज तब वो प्लस में होता है, और जब क्लॉकवाइज नापते हैं ऐसे तो ये माइनस में होता है, यानी इस पूरा के आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, और एक माइनस जैसी लगेगा तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई -π + अल्फा, या थीटा की वैल्यू कितनी हो गई अल्फा - π। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट तक तो मैंने बताया था तुमको, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है अल्फा - π, कब, थर्ड क्वाड्रेंट में। इतनी बात क्लियर हुई। चलो बच्चों एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं z = √3 - i। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो √3 पहले मैं इधर चलूंगा और फिर -1 नीचे चलूंगा, यानी यहाँ कहीं -1 ये हो गया और ये √3 हो गया, तो ये आ गया मेरा पॉइंट। अब बच्चों क्या निकालना है हम लोगों को, क्या जरूरी है हमारे लिए, मॉडुलस यानी कि r निकालना और आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा निकालना। तो r क्या होता है, इसकी डिस्टेंस, कहाँ से बच्चों, ओरिजिन से, ये r हो गया। अगर थोड़ा सा ध्यान दे के ऐसे बना लूँ मैं तो आप लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों √3, और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है 1 है ना, तभी तो ये पॉइंट -1 था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मॉडुलस निकालिए इसका, ये डिस्टेंस निकालिए, तो आप पाइथागोरस ला के निकाल लोगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1² + √3², हाँ √3 का स्क्वायर प्लस अच्छा -1 का स्क्वायर, सही है ना। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मॉड z निकालने का, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो -1 को 1 ही लिखते, लेकिन आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से लगाऊंगा तो मैं इसको +1 ही लिखूंगा, तो ये आ गया कितना
√10, 10 आया ना, नहीं 4, सॉरी √4, हाँ 4 आया, तो r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो r तो आ गया। अब हमको चाहिए, देखिए आप एंगल निकालने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ज़रा, मैं जो tan अल्फा लगाता था वो किस ट्राइंगल में लगाता था, उसको ज़रा एक बात समझ लो, अब तुम्हें वरना एक कन्फ्यूजन होने वाला है, तुम्हें एक कन्फ्यूजन होने वाला है। देखो ज़रा, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यानी यहाँ कोई था, तो मेरे लिए ये अल्फा था। जब मैं यहाँ कहीं था तो मेरे लिए ये अल्फा था। जब मैं यहाँ कहीं था तो मेरे लिए ये अल्फा था। इन सारे अल्फा में क्या खास बात है, ये सारे के सारे एक्स एक्सिस से बने हैं, ना कि वाई एक्सिस से। देखो ये एंगल किससे बना है, एक्स से, ये किससे बना है, एक्स से, ये किससे बना है, एक्स से। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो लाइन आ रही होगी उसके लिए अगर तुम्हें अल्फा लिखना है तो वो अल्फा ये होगा, एक्स से, क्योंकि कंफ्यूजन में तुम इसको भी अल्फा लिख सकते हो, ये अल्फा नहीं होगा। अल्फा किसको लिख रहा हूं मैं, इसको, वो एक्स एक्सिस से होंगे, जितने भी अल्फा होंगे वो एक्स एक्सिस से होंगे। तो तुम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करोगे। अब तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसको इधर कंप्लीट कर लीजिए आप। तो ये कितना है हमारे पास, ये है 1, और ये कितना है बच्चों हमारे पास, ये कितना है √3। अब इसमें tan अल्फा लगा लो, ये निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब बच्चों क्या होता है, π/6, यानी अल्फा आ गया π/6। अब थीटा क्या होता था, थीटा होता था एक्स एक्सिस से इस आर वाली लाइन का एंगल, तो वो तो अल्फा के ही बराबर हो गया, इस केस में तो अल्फा के ही बराबर हो गया। थीटा क्या होता था, एक्स एक्सिस से मॉड जेड या आर वाली लाइन का एंगल, तो वो तो इस बार अल्फा के ही बराबर हो गया। लेकिन क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में नापा जा रहा है, क्लॉकवाइज नापा जा रहा है, इसलिए माइनस, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -अल्फा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, -अल्फा। तो यहां लिख देता हूं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -अल्फा होता है। समझ में आई इतनी बात, नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों जरा एक बार फिर से इसको देखो, जो अभी हम लोग ने इतना पढ़ा उससे क्या हम लोगों ने समरी बनाई कि अगर हम लोग से कहा जाएगा मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो मॉडुलस का मतलब होता है r यानी कि मॉड z, और मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। फिर से समझते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, तो बच्चों इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनाएंगे तो हमें 1,1 वाला पॉइंट बनाना है। तो 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू r या मॉड z। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो 1,1 पॉइंट हमने कैसे बनाया होगा, 1 इधर चलेंगे 1 इधर चलेंगे, तो 1 1 और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो भी निकल आएगा, चाहे ऐसे कर लो। दूसरा हमें अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है, ये जो मॉड जेड वाली लाइन है, आर वाली लाइन है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये हो गया। तो अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है आर, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दिस एंगल इज अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दिस एंगल इज, तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, इसीलिए मैंने मॉड लगा रखा है, निगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे। अल्फा निकाल लेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले तो ध्यान लो अल्फा आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है, आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और फिर से एक बार बात बता दे रहा हूं, अगर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दिस एंगल इज थीटा अल्फा के बराबर, अगर सेकंड में है तो दिस एंगल इज थीटा, अगर थर्ड में है तो दिस एंगल इज थीटा, और अगर फोर्थ में है तो दिस एंगल इज थीटा, सॉरी फोर्थ में अगर है, फोर्थ में बच्चों अगर है यानी यहां कहीं है तो दिस एंगल इज थीटा। ये होता है आर्ग्यूमेंट सारा, इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि आर्ग्यूमेंट कौन सा एंगल होता है, ठीक है। चलो मैंने काफी डिटेल में समझाया है तुमको, अब जो है सवाल करते हैं जरा। और ये सब क्यों बताया है, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक है एक,
वो अगले टॉपिक को मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। अगला टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितना भी पढ़ा था वो सब इसमें यूज हो जाएगा, 2 मिनट का है बस। पोलर फॉर्म का मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है तो उसको इस तरीके से लिखना है तुम्हें, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में तो होता ही, जैसे 2 + 3i, उसको r और थीटा के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म हो गई। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म। और ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, जहां पे r वही है मॉडुलस और थीटा वैसे ही निकलेगा, आर्ग्यूमेंट है थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट, और r क्या है यहाँ पर, मॉडुलस। ये सारी चीजें वही है। तो अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, बड़ा मजा आएगा इसको समझने में, और ये खूब पूछा जाता है कि पोलर फॉर्म में आप बदलिए। इतना नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों अब पोलर फॉर्म के ऊपर एक सवाल देते हैं आप लोगों को, देखते हैं कितना सीख पाए हैं हम लोग। देखिए चलिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1 + i√3 को आप लोग पोलर फॉर्म में लिखिए, क्या होगा इसका पोलर फॉर्म, क्या होगा ये आपको बताना है। तो पोलर फॉर्म के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, r और थीटा चाहिए। तो बहुत आसान है, चलो r निकालते हैं। r क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे तो 1 + 3 हो गया, यानी आ गया 2। थीटा चाहिए, थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ता है, आपको याद होगा। तो tan अल्फा बराबर होता है इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी कितना है, √3, रियल कितना है 1, यानी tan अल्फा बराबर कितना आ गया, √3, यानी अल्फा बराबर आ गया 60, और 60 को क्या लिखते हैं, π/3। यहाँ पर बच्चों एंगल को ऐसे ही लिखना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री की जगह π/3 लिखिएगा। अब देखते हैं थीटा क्या होगा, हमें तो r और थीटा चाहिए ना, हमने r निकाल लिया, अभी थीटा नहीं निकला है। अब आप चेक करिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो दिया हुआ है, ये किस क्वाड्रेंट में है। चेक द क्वाड्रेंट। तो हमने चेक किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फा के बराबर होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। तो बस बच्चों अब देखो, सो पोलर फॉर्म क्या हो गई, पोलर फॉर्म क्या हो गई बच्चों, r के लिए कितना रखेंगे, 2 cos थीटा की जगह π/3 प्लस i sin थीटा की जगह π/3। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहां दोबारा cos π/3 और sin π/3 की वैल्यू मत रख देना, ये एज इट इज रख के छोड़ दिया जाएगा। बस ऐसे लिखना होगा, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, π/3 भी लिखते हैं इसे। इसका मतलब है कि r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/3 है। समझ गए। चलिए, तो बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा z = 1 - i को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म के लिए हमें जरूरत होती है r और थीटा की, क्योंकि पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है बच्चों, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है। चलो देखते हैं फिर। तो हमें r और थीटा चाहिए, तो r कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, √2 हो गया। फिर थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ता है। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी कितना है, -1/1। मैंने आपको बता रखा है यहाँ कभी नेगेटिव साइन नहीं लिखते, यहाँ हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए मॉड लगाया मैंने फॉर्मूले में। ये आ गया 1, यानी अल्फा बराबर आ गया π/4। तो थीटा कितना आ गया, तो थीटा निकालने के लिए हमेशा दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो। जब भी थीटा पास पहुंच जाओ तुरंत तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, बत्ती बना दी है मैंने, बत्ती जल जानी चाहिए कि हमें क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो थीटा पर जब पहुंचे तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट इसका बताओ क्या है, x प्लस में है और y माइनस में है। x प्लस और y माइनस कहाँ पर होता है, x प्लस y माइनस 4th में होता है।
और जब फोर्थ में होता है तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है माइनस अल्फा, यानी माइनस पाई बाई 4। यानी आपका जो आंसर हो गया वो हो गया r की वैल्यू √2 हो गई और थीटा की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 4। तो अब इसमें पुट कर दीजिए तो पोलर फॉर्म हो गई √2 cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। इतना भी आंसर आपका ठीक है। और एक थोड़ा सा आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो इसको, तो थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो गायब हो जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो गायब हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, यानी माइनस आई साइन पाई बाई 4। इस तरह से भी इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। फिर से सुन लो, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस गायब हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे इसको, और अगर साइन के अंदर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी जानकारी कम है तो आप यहां तक भी छोड़ेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।